नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खास पेशकश में आपका स्वागत है और खबरों की शुरुआत 10 मिनट डिलीवरी अनिवार्यता खत्म। देश में तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स सेक्टर में बड़े नीतिगत बदलाव के तहत केंद्र सरकार ने 10 मिनट की डिलीवरी की अनिवार्यता समय सीमा को समाप्त करने के निर्देश दिए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जोमैटो और स्विगी जैसे प्रमुख एग्रीगेटर्स ने इस बदलावपूर्ण डेडलाइन को हटाने का सहमति व्यक्त की। ये कदम सीधे तौर पे लाखों गिग वर्कर्स की सुरक्षा और उनके कामकाजी हालातों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम है। सरकार के इस निर्देश का असर धरातल पर भी दिखना शुरू हो गया है। कंपनी ने अपनी प्रमुख टैगलाइन को बदलकर अब 30,000 से अधिक उत्पाद आपके दरवाजे पर वितरित कर दिए हैं, जो पहले 10 मिनट में 10,000 से अधिक उत्पाद हुआ करती थी। तो दिल्ली से खबर है, गिग वर्कर्स को बड़ी राहत मिली है। ब्लिंकिट, जोमैटो, ज़ेप्टो, स्विगी ने सहमति जाहिर की। अब जो डेडलाइन हुआ करती थी जिसमें 10 मिनट डिलीवरी अनिवार्यता जो थी वो फिलहाल ख़त्म हो गई, जिससे बड़े पैमाने पर ये जो वर्कर्स हैं उन्हें राहत मिलेगी और ये इनके लिए साफ तौर पे एक अच्छा फैसला है। एक दबाव, 10 मिनट का जो दबाव था वो फिलहाल ख़त्म हुआ है। तो 10 मिनट की डिलीवरी अनिवार्यता ख़त्म की गई है। गिग वर्कर्स को एक बड़ी राहत मिली है। बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जोमैटो और स्विगी में बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं, और वो जो अनिवार्यता थी 10 मिनट की उसको फिलहाल ख़त्म कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं प्रगति प्लेटफॉर्म पर योगी की साफगोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुए और वे लखनऊ में सक्रिय शासन और समय पर क्रियान्वयन के पोर्टल प्रगति के लिए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहयोग देकर विभिन्न राज्यों के बीच टीम इंडिया की भावना को बढ़ावा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रगति पोर्टल जैसे माध्यमों से परियोजनाओं के समयबद्ध निगरानी के चलते उत्तर प्रदेश क्रियान्वयन के मामले में बॉटलनेक स्टेट और ब्रेक थ्रू राज्य बन चुका है। प्रगति ने शासन की फाइल कल्चर से फील्ड रिजल्ट की दिशा में भी इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं, समय और लागत की बर्बादी रुकी है, केंद्र राज्य के मंत्रालयों और विभागों में समन्वय मजबूत हुआ है और जवाबदेही स्पष्ट तय हुई है। स्केल और इंपैक्ट के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो प्रगति के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की गति मिली है। यानी ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। 86 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। तो यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन बना है, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। साफ तौर पे ये भी आपको बता दें कि प्रगति प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफगोई दी, साफ तौर पे रखा कि प्रगति के नए जो पोर्टल है इससे किस तरह से जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है और किस तरह से बहुत आसानी से लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता भी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन यूपी को कहा,
क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने मुखातिब हुए और जिस प्रकार से उनके द्वारा प्रगति की बात की गई और प्रगति को जो है उन्होंने सिर्फ अपने को श्रेय न देते हुए उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री को जो है प्रगति पोर्टल के से जो विकास की बात की गई, प्रधानमंत्री का उनके द्वारा धन्यवाद दिया गया। साफ तौर पर उनका ये कहना जिस प्रकार से प्रगति और स्वागत पोर्टल जो है जो जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो है लगातार ग्रोथ हो रही है, चाहे उनके द्वारा साफ तौर से जिस प्रकार से कहा गया कि 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे पीएम द्वारा समीक्षा किया जा रहा है और जिस प्रकार से ये केंद्र और यूपी सरकार की जो योजनाएं हैं और इस ऐप के माध्यम से जो है इन सभी योजनाओं पर जो है ध्यान रखा जा रहा है। इन योजनाओं को जो है उत्तर प्रदेश की जनता तक जो है लगातार पहुंचाई जा रही है। वहीं पर अगर देखें जिस प्रकार से इस पोर्टल के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रगति पोर्टल गेम चेंजर साबित हुआ, उनका साफ तौर से मुख्यमंत्री का ये कहना रहा कि इस पोर्टल के माध्यम से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है, प्रगति का जो एक माध्यम है, इन योजनाओं के तहत जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश जो है तो दूसरे राज्यों की अपेक्षा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे अर्थव्यवस्था हो या यहाँ पर जो है उद्योग से जो लगातार यहाँ पर उद्योग है हो, और साथ ही साथ उनका ये कहना रहा कि एक्सप्रेस वे और बाकी जो जनता के लिए रोजगार की बात हो, तो सभी मॉडल के तहत जो है लगातार उत्तर प्रदेश के आगे की तरफ जो है रुख करता जा रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रोथ इंजन बन करके जो है वो उभर करके सामने आ रहा है। सभी लोग जो है जिस प्रकार पहले गुजरात को श्रेय देते थे, अब गुजरात के बाद गुजरात के बिना पर अब उत्तर प्रदेश को जो है का जो है नाम सबसे आगे चल रहा है। इसको लेकर के जो है लगातार जो है परियोजनाओं के तहत सरकार जो है कदम बढ़ा रही है। वे राज्य के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। जिस प्रकार से हालांकि समाजवादी पार्टी में शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है लगातार इस वक्त अगर फ्लाईओवर की बात करें तो फ्लाईओवर की संख्या इस समय जिस प्रकार से हर एक जिले को जो है सभी फ्लाईओवर के माध्यम से जोड़ते हुए दिख रही, इसकी एक बात जो है मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश जो प्रगति पे है, प्रगति का सबसे बड़ा कारण जो है प्रधानमंत्री की योजनाएं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, इन्हीं के आधार पर जो है हर एक कदम जो है लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले समय में 2047 की जो हमारी विकसित भारत की जो योजना है, इसी माध्यम से इसी गवर्नेंस के साथ जो है लगातार आगे बढ़ती रहेंगी और मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा डबल इंजन श्रेय सरकार की बात कही कि केंद्र सरकार से लगातार उनको सहयोग मिल रहा है और हमारे द्वारा जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी बना इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर साफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। और सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर एक बार फिर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बच्चों या बुजुर्गों को कुत्ते के काटने, चोट लगने या मौत के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर आपको इन जानवरों में इतना प्यार है तो इन्हें अपने घर में क्यों नहीं ले जाते? ये कुत्ते सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं? लोगों को काटे और डराए, उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब तक 4 दिन की सुनवाई में इमोशन सिर्फ कुत्तों के लिए ही दिख रहा है। जब कुत्ते 9 साल के बच्चे पर हमला करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल कोर्ट पूछ रही है। और विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं।
अखिलेश, राज्य सरकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुत्ते लगातार हमला कर रहे हैं और संभल की भी अपने घटना देखी और भी तमाम जगहों से मामले सामने आए, क्या कुछ रहा कोर्ट में, मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए मनोज, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने एक बार फिर आवारा कुत्तों को आतंक को लेकर सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच की अध्यक्षता में 3 जजों के शामिल जजों ने इसमें सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच की तरफ से राज्य सरकारों पर तल्ख टिप्पणी की गई और कड़ा निर्देश देते हुए कहा गया कि हम इस तरह के मामलों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं कि पिछले कई सालों में लगातार आवारा कुत्तों को या आतंक को लेकर कोर्ट से लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई चीजों को उठाने के लिए कदम कहा गया है, लेकिन ना तो सरकारों ने कोई कदम उठाया, न ही तो प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्य किया गया। और ऐसे हम कब तक आंखें बंद करके चुप बैठ सकते हैं। फिलहाल इन मामलों में बैठा नहीं जा सकता है। खासकर जो आवारा कुत्ते हैं और सुनसान सड़कों पर या आम रास्तों पर बैठे रहते हैं या वहां पर घूमते हैं, वहां निकलने वाले बुजुर्ग लोग, बच्चे, महिलाओं को अक्सर लोग निशान बनाते हैं और ये कुत्ते अपने निशान में अक्सर किसी को काटते हैं तो रईबीज के बीमारी से कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसको लेकर जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच की अध्यक्षता में जो सुनवाई है उसमें एक बार कहा गया कि आगे की एक बार अभी और सुनवाई होगी तो 20 जनवरी की अगली तारीख को मुकर्रर किया गया है और इसमें कहा गया है कि सरकार हलफनामा देकर बताए कि आखिर वो आवारा कुत्तों से निपटने के लिए, आवारा कुत्तों से आम नागरिकों को बचाने के लिए और आवारा कुत्तों को जो लोग खिलाते पिलाते हैं वो उसकी खुद जिम्मेदारी ले, अपने घरों को ले जाएं या शेल्टर होम बनाए, जैसे भी वो रखें और उनको खिलाए पिलाएं, लेकिन खिला पिलाकर सड़कों पर आवारा छोड़ देना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए आंखें मूंदी नहीं जा सकती। इसलिए 20 जनवरी को एक बार फिर सुनवाई होगी। सरकार को इसमें हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा कि वो आवारा कुत्तों से बचाने के लिए आम नागरिक प्रति क्या कदम उठा रहे हैं, इसकी कोर्ट को जानकारी दें। फिलहाल ये देखना होगा कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में अगली 20 जनवरी को होने वाली सुनवाई से पहले क्या हलफनामे में दावे देते हैं, क्या हलफनामे में वादे सुप्रीम कोर्ट से करते हैं और क्या वो कदम उठाएंगे, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। इस पर सभी की नजर रहेगी। तो राज्य सरकार क्या कदम उठाएगी, हलफनामे में क्या जवाब देगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। और नशे की सनक, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से रूह कपा देने वाली वारदात सामने है। यहाँ के अहरोली थाना क्षेत्र के परसा गांव में एक नशेड़ी युवक ने ममता और विश्वास के रिश्तों का कत्ल कर दिया। आरोपी ने मामूली विवाद के बाद अपनी मां और पत्नी की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के रात आरोपी और उसकी पत्नी घर की छत पर अलाव ताप रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ा कि नशे की हालत में धुत आरोपी अपना आपा खो बैठा और पास में रखी सीमेंट की भारी सिल्ली से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमले किए। जब चीख पुकार सुनकर आरोपी की मां अपनी बहू को बचाने के लिए दौड़ी तो सिरफिरे बेटे ने उसे भी पत्थर मारे और मौत के घाट उतार दिया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। जनपद कुशीनगर के थाना अहरोली क्षेत्र के ग्राम परसा की ये घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम सिकंदर गुप्ता है, उम्र लगभग इसकी 32 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी ही पत्नी जिनका नाम प्रियंका है और अपनी मां जिनका नाम रोना देवी, इन दोनों की पत्थर और ईंट से कुचल करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में आज प्रातः 10:18 पर एक पड़ोसी द्वारा यूपी 112 पर जानकारी दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरोपी सिकंदर गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टया ये मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। इस संबंध में और गहराई से छानबीन की जा रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और कृष्णानंद पाठक हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। कृष्णानंद, नशे की सनक में एक शख्स ने परिवार उजाड़ दिया अपना, आखिर क्या विवाद था, क्यों मौत के घाट उतार दिया? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है अरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव की बताई जा रही है, जहां पे कुशीनगर ये हत्याकांड में एक व्यक्ति दारू पीने के चक्कर में इतना मतलब उग्र हो जाता है कि अपनी पत्नी को मारता है। मां बचाने जाती है, उसको फिर ईंट से पत्थर से लगातार इतना वार करता है कि जो सर का जो हिस्सा है वो पूरा छत विछत हो जाता है। साथ ही वो जो माँ है वो छत पर अलाव ताप रही थी। साथ ही किसी बात को लेकर दारू पीने पे शायद उसकी पत्नी ने मना किया कि दारू मत पिया करिए, ये वो जो भी है, मतलब उस पे पत्नी से इतना उग्र हो गया, पैसे भी मांग रहा था वो दारू पीने के लिए, पत्नी ने मना किया तो ये जो सनकी आदमी है दारू पीने के चक्कर में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, साथ ही उसको मौत के घाट उतारता है। माँ बीच बचाव करती है, जिसको लेके माँ को भी वो मार देता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णानंद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे बच्चों में बढ़ी बीमारियां। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौसम में लगातार बदलाव के कारण बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सूखी और ठंडी हवाएं खास तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं। इसे लेकर डॉक्टर ने भी सतर्क रहने की सलाह दी, जिसको लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार बारिश न होने की वजह से वातावरण में नमी है और ठंडी सूखी हवाएं चल रही हैं जो सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसका असर बच्चों की सेहत पर साफ दिख रहा है। डॉक्टर का कहना है कि इन दिनों अस्पताल की ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। उनमें टीबी की समस्या है, एचआईवी या थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चे भी अधिक परेशानी के साथ अस्पताल आ रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार जैसे ऐसे बच्चे ठंडी और सूखी हवा के संपर्क में आते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। ओपीडी में बड़ी संख्या में निमोनिया, अस्थमा और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे आ रहे हैं और ठंडी हवा के कारण वायरल इन्फेक्शन और डायरिया के मामले भी बढ़ रहे हैं। जैसे बारिश नहीं हुई ना, उस समय क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि हवा जो है बिल्कुल शुष्क हवा है और ठंडी हवा है, जो कि हमारे फेफड़े को ज़्यादा नुकसान देती है। ऐसे में जो है हमारे पास है 100 मरीज डेली अभी ओपीडी में आ रहे हैं। ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं वो सांस से संबंधित वाली बीमारियां जैसे निमोनिया, जिनको दमे की बीमारी है वो बहुत आ रहे हैं। और साथ में ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे टीबी वाले बच्चे या फिर एचआईवी वाले बच्चे जो हैं या थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं। ऐसे बच्चों में क्या हो रहा है कि उन्हें जैसे ही थोड़ा सा बाहर की हवा एक्सपोज जैसे ही होते हैं, वैसे बच्चे को दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। और राजेश कुमार हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बच्चों में बीमारियां बढ़ रही हैं, मौसम में जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, डॉक्टर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, अभी देखिए लगातार प्रदेश के अंदर जो सूखे की एक मार कहा जा सकता है कि सूखे की जो मार है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय जनवरी का जो माह है और 13 जनवरी जो है वो है और देश भर में जो है लोहड़ी का त्योहार भी इस समय धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन इस समय पर मौसम में काफी करवट जो है वो बदली हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो मौसम पहले रहता था उससे बिल्कुल अलग मौसम जो है वो प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यानी कि जो पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है वो सूखे की कहर में है और साथ ही कोहरे की छाया में कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन है उसको भी एक तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में चाहे वो छोटे हों या खासतौर से जो बड़े छोटे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए बड़ा घातक जो है वो साबित हो रहा है। और इसमें एक वायरल जो है इस समय चल रहा है, सूखी ठंड के प्रकोप के कारण जो है
बड़ी दिक्कतें जो है सामान्य तौर पर जो बच्चे हैं उनको हो रही है। और इसके लिए देखा जाए तो आरिश लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रदेश भर के जो है वो सरकारी अस्पताल हो या गैर सरकारी हो, तो तमाम जमावड़ा जो है वो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को लेकर के ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं सचेत रहने की भी आवश्यकता है। और इसको लेकर के एक एडवाइजरी भी जो है मौसम विभाग और खासतौर से जो चिकित्सक है उनके द्वारा जो है वो दी गई है, ताकि जो प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको ठंड से बचा करके इस वायरल से जो है वो मुक्त किया जाए। और लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लगातार जब सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो खास तौर से प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो इसलिए सचेत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम की जो मार है, इस समय कोहरे की जो मार है और बारिश ना होने के कारण जो बीमारियां हैं वो अब जो है कहीं ना कहीं पनप रही है। और इससे सचेत रहना और एक सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपने आप को ठंड से बचाना एक महत्वपूर्ण जो है उपाय इसमें बताया गया है। आरिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो डॉक्टर ने सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि ठंड की वजह से, मौसम में नमी की वजह से बच्चों को दिक्कत हो रही है। निमोनिया, अस्थमा और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो उजागर हो रही हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और गौशाला बनी गायों की कब्रगाह। उन्नाव के अचलगंज नगर पंचायत की गौशाला, जहां गौवंशों के लिए बनाए गए सरकारी इंतजाम कागजों तक सीमित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कई दिनों से ना भूसा है, ना चोकर है, ना ही ठंड से बचाव के इंतजाम। आरोप है कि इसी लापरवाही के चलते लगातार गौवंशों की मौत हो रही है। मरे हुए गौवंशों का ना तो पंचनामा कराया जाता है, ना ही पोस्टमार्टम। उन्हें गौशाला परिसर या गेट के पास दफना दिया जाता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ शव पास बने कुएं में भी फेंके गए, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल रही है। मौके पर कई गौवंश मृत पाए गए हैं। 2 गर्भवती गाय भी मृत पाई गई हैं। दोनों गायों के पेट से मृत बछड़े भी निकले हैं। आरोप है कि निरीक्षण में रजिस्टर में दर्ज संख्या से काफी गौवंश कम पाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर पहले से सभासद जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि पूरे प्रकरण की जांच किसी अन्य विभाग से कराई जाए। मामला यहाँ है कि सालों से ये लोग बेरहमी से यहाँ पर गायों को इतनी पूरी मारी जा रही हैं और चारा के नाम पे पैसा लिया जाता है, मगर गौशाले में जैसे गिनती में 285 गायें हैं, मौके पे 180 भी नहीं मिलती हैं। इसको लेकर कई बार जांच करेंगे। पिछली बार हम धरने में बैठ गए, एसडीएम साहब जांच भी कर रहे थे। दर्जनों गायें पिछली बार मरी हुई पाई थी, जिसमें कोई पंचनामा नहीं हुआ था, ना कोई उनका इलाज हुआ था। आज फिर से नया मामला हुआ कि अब वो जांच तो चल ही रही है, तो प्रशासन ने जब कार्रवाई नहीं की तो अब उनकी व्यवस्था ये है कि इस कुएं के अंदर दर्जनों से ज्यादा गाय इसके अंदर पड़ी। आप फोटो वीडियो देख लीजिए, कितनी बेरहमी बदबू दे रही हैं कि बीमारी फैलने की, कैसी बीमारी फैले इसका अंदाजा नहीं है। और अरुण अवस्थी हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गौवंशों की मौत हो रही है। कागजों पर तो इंतजाम है, लेकिन हकीकत में गौवंश दम तोड़ रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, ये जो मामला है ये नगर पंचायत अचलगंज के अंतर्गत जो कान्हा गौशाला है उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस गौशाला में कई गौवंश रोज मर रहे हैं और उन्हें दफनाने, पोस्टमार्टम कराने के बजाय उनको चोरी छिपे गड्ढों में या तो खोद के गाड़ दिया जाता है या फिर इधर उधर फेंक दिया जाता है। आज उस समय अफरा तफरी मचती है जब कई गौवंश एक कुएं में पड़े हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जब कुएं के पास निकलने वाले लोगों को दुर्गंध लगती है और वो जाकर देखते हैं तो गौवंश एक कुएं में पड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका आरोप है कि गौवंशों का वो उपचार नहीं हो रहा है, ना ही गौवंशों को पर्याप्त चारा पानी की व्यवस्था की जा रही, जिससे गौवंशों की मौत हो रही है और ये रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके पूरा खेल किया जा रहा है।
अगर बात करें आरिफ, तो इस पूरे मामले पर जो बात खुलकर सामने आई है, जिसमें आरोप आए हैं, जिसमें सभासदों के भी आरोप हैं कि इनको ना तो समुचित उपचार दिया जा रहा, जो स्थानीय पशु चिकित्सक है वो ना तो उपचार कर रहा है समय पर पहुंचकर, और ना ही स्थानीय प्रशासन जो नगर पंचायत का प्रशासन है वो उनको चारे पानी की व्यवस्था कर रहा है। अगर बात करें तो भी कुछ दिन पहले ही इस गौशाला में कई गौवंशों की मौत हुई थी, उसमें एसडीएम भी पहुंचे थे और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें इन गौवंशों के पेट में बछड़े निकले थे और पेट इनका खाली हुआ था, जैसा कि आरोप है सभासदों का। इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो अब स्थानीय लोगों की सीधे सीधे मांग है कि स्थानीय प्रशासन से हट के किसी अन्य विभाग से इनकी जांच कराई जाए, जिससे इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो सके और जिम्मेदारों को दंडित किया जा सके। बड़ी बात आपने की, अलग विभाग से जांच की बात की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और जो हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो उन्नाव से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और खास पेशकश में बताई, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।